हेलो गाइस एंड वेलकम टू ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल। मैं हूं निखिल और द हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस का आज हमारा लगातार 8वां सेशन है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है। आज द हिंदू में जो दो एडिटोरियल के अलग अलग कॉलम्स आए हैं उसमें से हमने फूड इनसिक्योरिटी वाला ये पार्ट चुना है। काबिले तारीफ डेटा है इसमें और बहुत ही अच्छे ढंग से ये बताने की कोशिश की गई है कि क्या भारत वाकई में फूड इनसिक्योर हुआ है। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल लगातार करंट अफेयर्स और इंग्लिश की मदद करने के लिए आपके लिए एग्रेसिव है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की तैयारी जहां एक और ज्ञानबाजी से आप टेस्ट के साथ कर सकते हैं, वहीं आप द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के थ्रू अपनी रीडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप आरआरबी की एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, अगर आप आईबीपीएस की एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, या आप कैट की ही एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, रीडिंग आपकी शानदार होना बहुत जरूरी है। और उस एस्पेक्ट में आपके लिए ये द हिंदू के शानदार सेशन बहुत काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, वंस अगेन गेटिंग बैक टू द टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक है मोर एविडेंस ऑफ इंडियाज फूड इनसिक्योरिटी। देखो दोस्तों, इंग्लिश के अलावा हिंदी और मराठी में एक शब्द है जिसको हम कहते हैं खाद्य असुरक्षा या खाद्य सुरक्षा। राइट। अब खाद्य असुरक्षा भारत में बहुत ज्यादा बढ़ रही है और उसके कई सबूत मिल रहे हैं, उसके कई सारे एविडेंस मिल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी कोरोना की वैश्विक महामारी के वजह से बहुत से लोग फूड इनसिक्योर हुए हैं, ये बात तो तय है। हाँ, ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ रहा है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाने से लोगों तक वो अन्न पहुंचेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आज के ये आर्टिकल की शुरुआत करते हैं और एक एक लाइन पढ़ के ढंग से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कल को इसके ऊपर कोई आरसी का पैसेज आ गया या जीडी का टॉपिक ही क्यों ना आ गया, आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही शानदार ढंग से मैं प्रस्तुत कर दूंगा। ऑलराइट, तो चलिए लेट्स बिगिन विद द पार्ट। यस दोस्तों, तो ये है आज का टॉपिक। वैशाली बंसल इनका लिखा हुआ आर्टिकल है ये, मोर एविडेंस ऑफ इंडियाज फूड इनसिक्योरिटी। एविडेंस का मतलब होता है दोस्तों सबूत। राइट। तो ऐसे बहुत से सबूत हाथ लगे हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि भारत में खाद्य असुरक्षा बढ़ती जा रही है, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। राइट। नीचे वो कह रही है, द सोफी रिपोर्ट एंड लॉकडाउन डिस्ट्रेस have renewed focus on what is also the world's largest food insecure population. राइट। सोफी एक्चुअली में एक बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इसको कहा जा रहा है सोफी। सोफी की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के वजह से डिस्ट्रेस काफी बढ़ा है। अब आपको मैं स्ट्रेस और डिस्ट्रेस शब्द के बीच का फर्क समझा देता हूं। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। स्ट्रेस किसी को भी हो सकता है दोस्तों। आपको एग्जाम का प्रेशर आ गया है, एग्जाम की वजह से टेंशन है, तो आप एक स्ट्रेस फील कर रहे हैं। डिस्ट्रेस का मतलब होता है जो मतलब अपनी स्थितियों के वजह से या गरीबी के वजह से जो पूरी तरह से टूट रहा है, उसे कहा जाएगा डिस्ट्रेस। तो लॉकडाउन के वजह से डिस्ट्रेस बढ़ा है। हैव रिन्यूड फोकस ऑन व्हाट इज आल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड इनसिक्योर प्रोग्राम। राइट। आपको पता ही होगा साल 2013 में यूपीए सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल लाया था भारत में। ऐसा कहने का मतलब है यहाँ पर कि फूड इनसिक्योरिटी बिल लाया गया था, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि भारत फूड सिक्योर नहीं फूड इनसिक्योर होता जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि फूड प्रोडक्शन भारत में काफी अच्छा है। उसके बावजूद अगर भूखे रह जाएंगे लोग तो फिर तो हमने कुछ भी अचीव नहीं किया। देखते हैं अब इसमें क्या क्या चीजें हैं। Data from the latest edition of the State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) report show that India retains the dubious distinction of being the country with the largest population of food insecure people. SOFI के एक डेटा के मुताबिक ये माना जा रहा है ये कि मतलब रिटेन्स अ ड्यूबियस डिस्टिंक्शन। ड्यूबियस का मतलब होता है हेजिटेटिंग, एक ऐसी चीज जो कि श्योर नहीं है, जिसको लेकर असमंजसता बनी हुई है, उसको बोलेंगे ड्यूबियस। ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द कंट्री विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल, यानी भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है ऐसे लोगों की
जो कि फूड इनसिक्योर है, जिनको खाना नहीं मिल रहा है। अब आप बोल सकते हैं कि सर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो उसको हम क्या करेंगे? अरे भैया, पॉपुलेशन ज्यादा है तब भी उनकी जवाबदारी भी तो हमारे सर पे है ना। अब हम अगर मान लो उनको खाना ही नहीं दे पा रहे हैं तो ये सरकार की नाकामयाबी को दर्शाता है, राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी। सिस्टम खराब है। Estimates presented in the report, which was released by several United Nations organizations, show that the prevalence of food insecurity increased by 3.8 percentage points in India between 2014 to 19। 2014 से लेकर 2019 के बीच में, यानी एनडीए गवर्नमेंट के पिछले 5 साल के कार्यकाल में खाद्य असुरक्षा भारत में 3.8% से बढ़ी है। ये अपने आप में गंभीर चिंता का सवाल है। अब इसके पीछे हजारों कारण हो सकते हैं दोस्तों। इसके पीछे ये हो सकता है कि मौसम खराब रहे, कोई बोलेगा कि किसानों की हालत बहुत खराब चल रही है, कोई कहेगा कि वो सब तो ठीक है लेकिन किसानों के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, कोई कहेगा कि भारत में ओवरऑल प्रोडक्शन गिर रहा है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद मैं आपको एक बात क्लियरली बता देता हूं कि भारत में फूड प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है। इनफैक्ट पिछले साल का फूड प्रोडक्शन भारत का अभी तक का सर्वाधिक फूड प्रोडक्शन रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो भारत एक्सपोर्ट भी बहुत जबरदस्त कर रहा है। अगर अगर लोगों तक अन्न नहीं पहुंच रहा है तो उसके पीछे सरकार के सिस्टम का फेलियर माना जाएगा, राइट? Narendra Modi government. By 2019, 6.2 crore more people were living with food insecurity than the number in 2014। ये आखिरी लाइन बहुत चिंताजनक है। ये बोल रहा है कि 2014 में जितने लोग फूड इनसिक्योर हुआ करते थे उससे 6.2 करोड़ लोग और ज्यादा 2019 तक फूड इनसिक्योर हो चुके हैं। यानी 2014 से 2019 के बीच में 6.2 करोड़ लोग और खाद्य असुरक्षा में आ चुके हैं। ओके, वैसे दोस्तों आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं स्पष्ट बता देता हूं। फूड इनसिक्योर होने का मतलब केवल अन्न न मिलना ऐसा नहीं है। फूड इनसिक्योर होने का मतलब आपके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, आपके पास कमाने के लिए कोई साधन नहीं है फूड, और उसके साथ ही साथ आपके पास न्यूट्रिशियस फूड नहीं है और खराब खाना खाने के लिए आप मजबूर हैं। सरकार कभी ये नहीं बोलती कि आपको खराब क्वालिटी का खाना खाना चाहिए या फिर लो क्वालिटी का। आप एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड लें, और वो न्यूट्रिशियस फूड गरीब से गरीब वर्ग से लेकर अमीर से अमीर वर्ग तक हर किसी के लिए होना ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो चीजें अब नहीं हो पा रही है। इसके वजह से माल न्यूट्रिशन बढ़ता चला जाएगा, लोगों का हेल्थ स्टेटस खराब होता चला जाएगा। अब आप देख ही रहे होंगे कि कोरोना में हमारा इम्यूनाइजेशन पावर अच्छा चाहिए तो हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ता चला जाएगा और पूरी जनरेशन खराब होने लगती है। ये इसका ओवरऑल मतलब है। आगे देखो, अथॉरिटेटिव इंडिकेटर्स, राइट? कुछ ऐसे मापदंड है जिससे ये बात पता चलती है। The SOFI report, which is published annually, presents the most authoritative evaluation of food and hunger insecurity in the world। सोफी की जो रिपोर्ट होती है वो सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव इवैल्यूएशन के साथ बनाई जाती है, यानी सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त या सबसे ज्यादा जिसको हम प्रिफर कर सकते हैं वो होती है। Since 2017, SOFI presents two key measures of food insecurity: the conventional measures called prevalence of undernourishment and a new measure called the prevalence of moderate and severe food insecurity, PMSFI। अब देखो, 2017 से ये सोफी वाले दो तरह के मेजरमेंट में फूड इनसिक्योरिटी बताते हैं। पहला मेजरमेंट है पीओयू शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरा मेजरमेंट है पीएमएसएफआई शॉर्ट फॉर्म में, राइट? ये दो अलग अलग मेजरमेंट है। आप इन दोनों को याद रखना, ये 1 मार्क का जीके क्वेश्चन भी बनेगा। आगे देखो, both of these are globally accepted indicators of progress towards the sustainable development goals target 2.1 to end hunger and food insecurity। अब ये जो ऊपर के दोनों इंडिकेटर्स है पीओयू एंड पीएमएसएफआई, ये दोनों के दोनों पूरे दुनिया में एक्सेप्टेबल पैरामीटर्स है। किस मापदंड में?
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये होता है कि आने वाले दिन में हम सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं, पृथ्वी को बचा पाएंगे कि नहीं, उस मापदंड में। ओके, टू एंड द हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी, राइट। खाद्य मतलब भूखमरी और खाद्य असुरक्षा, इसको खत्म करने के लिए। वाइल, आगे देखते हैं। While POU is focused on estimating the proportion of population facing chronic deficiency of calories, the PMSFI is more comprehensive measure of a lack of access to adequate and nutritious food. जहां POU, देखिए मैं जिसको सर्कल कर रहा हूं वहां ध्यान से देखिए, जहां POU ये देखने की कोशिश करता है कि ऐसी कितनी पॉपुलेशन है जिनमें क्रोनिक डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज पाई गई है। क्रोनिक डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज मतलब लंबे समय से चली आ रही चीजें, उसको बोला जाता है क्रोनिक। जैसे मान लीजिए किसी को 20 साल से डायबिटीज की शिकायत होगी तो हम बोलेंगे इनको क्रोनिक डिसीज है डायबिटीज। किसी को मान लेते हैं कि हाथ में या पैरों में किसी तरह का कोई ऑर्गन प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली वो क्रोनिक माना जाएगा क्योंकि वो बहुत साल से है, राइट। तो लंबे समय से लोगों में डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज अगर रही है तो उसको कौन चेक करता है? पीओयू। और दूसरा पीएमएसएफआई, ये क्या चेक करता है? ये इस बात को चेक करते हैं कि लोगों में एडिक्वेट और न्यूट्रिशियस खाना मिल रहा है या नहीं, और नहीं मिल रहा है तो कितना कम मिल रहा है। तो दोनों मापदंड आपको समझ में आ गए। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, सोफी नाम की एक बॉडी है, वो दो अलग अलग इंडिकेटर से दुनिया में खाद्य असुरक्षा को मेजर करते हैं। पहला मेजरमेंट का इंडिकेटर है उनका पीओयू और दूसरा मेजरमेंट का इंडिकेटर है उनका पीएमएसएफआई। पीओयू जो है उससे ये पता चलता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो लंबे समय से खाद्य सुरक्षा नहीं रखते हैं या कम कैलोरीज का खाना खाते हैं, और पीएमएसएफआई इस बात को सूचित करता है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको न्यूट्रिशियस और अच्छा खाना नहीं मिलता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेट्स ऑफ पीएसपीओयू आर बेस्ड ऑन द फूड बैलेंस शीट एंड नेशनल सर्वे ऑफ द कंजम्पशन। Given that the consumption survey are done infrequently in most countries, these estimates are often based on outdated data and are revised when better data become available, right? हाँ, अभी कहीं कहीं पर क्या होता है कि किसी कंट्री में ये जो सर्वे होता है ये थोड़ा सा मतलब आउटडेटेड तरीके का होता है, या फिर डेटा जो होता है वो रिवाइज्ड नहीं होता, लेकिन इसको फिर से बदल दिया जाता है जब जब डेटा प्रॉपरली अवेलेबल हो जाता है, राइट। उदाहरण उदाहरण के लिए मान लो कि भारत में ये लोग अगर सर्वे कर रहे होंगे तो हो सकता है कि भारत में सर्वे करते समय ये 2019 का डेटा ले लें, तो उससे क्या होगा, आंकड़े अच्छे आ जाएंगे क्योंकि कोरोना में आप सबको पता है कि बहुत सारे लोग फूड इनसिक्योर हो चुके हैं। तो कोरोना के पहले का डेटा लोगे तो वो तो अच्छा ही आएगा भाई, लेकिन जैसे जैसे नया डेटा आता जाता है वो उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। हाँ, in contrast, the PMSFI is based on annual surveys that collect information on experiences of food insecurity, such as food shortage, skipping meals, and changing diet diversity because of lack of resources. The PMSFI uses the Food Insecurity Experience Scale, a gold standard in food insecurity measurement developed by Food and Agriculture Organization of the United Nations. Right? कहने का मतलब ये है कि इसके ठीक विपरीत जो पीएमएसएफआई वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, सैंपल सर्वे करते हैं और वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि फूड का शॉर्टेज तो नहीं हो रहा है, लोग खाना खाना बंद तो नहीं कर रहे हैं, यानी पता चला कोई लंच नहीं कर पा रहा है, कोई डिनर नहीं कर पा रहा है क्योंकि है ही नहीं, अवेलेबिलिटी ही नहीं है। डाइट में काफी चेंजेस आ गए हैं क्योंकि उनके पास खाना नहीं है। अब जैसे एक पल के लिए आप कल्पना करिए कि जो लोगों के पास पैसे हुआ करते थे, जो लोग खाना खा लेते थे दोनों वक्त का, कोरोना की वजह से उनकी नौकरी चली गई और अब वो केवल राइस खाने के लिए मजबूर है और उसके साथ सब्जी बनाने के भी पैसे नहीं है उनके पास। तो उनकी डाइट अचानक से चेंज हुई है और उसके वजह से वो फूड इनसिक्योर होते चले गए हैं, राइट। हाँ, इसके साथ ही साथ इसमें एक फूड एक्सपीरियंस स्केल भी निकाला जाता है, इसको बोला जाता है इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल। ये भी मेजर किया जाता है। ये मेजरमेंट कैसे होता है? FAO द्वारा होता है जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, राइट।
आगे बढ़ते हैं। For estimating globally comparable prevalence rate, given the solid conceptual foundation of this methodology and the ease of collection of data, FIES and PMFSI have been widely adopted by countries across the world. अब ये जो PMFSI है और FIES है, जिसके बारे में मैंने ऊपर ही जिक्र किया, जिसको हम फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल कह रहे हैं, ये दोनों दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत इजीली एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसका मतलब ये कि इनके डेटा को मान्यता है। अगर ये बोल रहे हैं कि भारत की हालत खराब है तो ये गलत नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत हद तक सही है, राइट। चलिए अब आगे का ये जो पार्ट है इसको आप जरा सा पढ़ने की कोशिश करिए। मैं सीधा आपको ले जाता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री डेटा वाले पैराग्राफ पर, राइट। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं आगे। However, interestingly, these estimates can be derived from India from the information provided in the report. The report provides 3-year average estimate of the number of food insecure people for South Asia as a whole and for South Asia excluding India. By taking a difference between the two, one can derive the estimates of India. अब ऐसा है कि सोफी वाले क्या करते हैं, भारत का जो डेटा निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, पूरे साउथ एशिया का डेटा निकाल लिया जाता है। अब आप बोलेंगे साउथ एशिया कहां से आ गया बीच में? अरे भैया, भारत की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है, भौगोलिक परिस्थिति, वो साउथ एशिया में है ना, हम एशिया के दक्षिणी पार्ट में है। तो स्वाभाविक है कि पूरे साउथ एशिया में क्या हाल चल रहा है फूड इनसिक्योरिटी का, वो पता कर लिया जाता है। वो पता कर लिया जाता है, मतलब पूरा कंप्लीट। और फिर एक डेटा ऐसा निकाला जाता है जिसमें भारत को छोड़ के बाकी पूरे साउथ एशिया का डेटा निकाल लिया जाता है। तो एक डेटा हो गया पूरे साउथ एशिया का और एक डेटा हो गया भारत को छोड़ के पूरे साउथ एशिया का। तो इन दोनों को अगर माइनस कर लेंगे तो भारत का एस्टिमेट क्लियरली निकल जाएगा। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से किया जाता है काम। आगे देखिए, these estimates show that while 27.8% of India's population suffered from moderate or severe food insecurity in 2014 to 16, the proportion rose to 31.6% in 2017-19। भारत में 27.8% लोग खाने की कमी से जूझ रहे थे साल 2014 से 16 में, जो कि बढ़ के 31.6% हो गए 2017 और 19 में। ये बोला जा रहा है द नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल ग्रू फ्रॉम 42.65 करोड़ in 2014-16 to 48.86 करोड़ in 2017-18। जो चीज यहाँ परसेंटेज में ऊपर दी गई है उसको आंकड़ों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो आंकड़े हैं 42.65 और 48.86%। Okay. India accounted for 22% of the global burden of food insecurity। अब ये वाकई में बहुत शर्म की बात है कि पूरे दुनिया में हर 100 में से 22 लोग भारत के होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता। यानी पूरे दुनिया में अगर 100 लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उसमें से 22 लोग भारत के होते हैं। ये अपने आप में गंभीर चिंता का सवाल है भारत के लिए। भारत को जल्द से जल्द इसका कुछ करना पड़ेगा। It is also noteworthy that while the PMSFI increased in India by 3.7 percentage points during the period, it fell by 0.5 percent points in the rest of South Asia। भारत में जहां ये बढ़ता जा रहा है वहां एशिया के अलग अलग देशों में खाद्य असुरक्षा कम होने लगी, यानी उनकी स्थिति सुधर रही है, हमारी स्थिति और बिगड़ रही है। दोस्तों आपको एक बात बताऊं, मैं इस बात को मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि भारत में खाना है ही नहीं। मैं बोल तो रहा हूँ प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे यहाँ प्रोडक्शन के साथ साथ जो सप्लाई चेन है वो बकवास है। सुनते जाना, हर 100 में से भारत में कम से कम 27 से 28 किलो अनाज बर्बाद होता है क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है। आपको पता है इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर अगर 100 क्विंटल अनाज पैदा हुआ तो उसमें से 99.5 क्विंटल वो लोग कंज्यूम करते हैं, वो लोगों के पेट में जाता है। लेकिन अपने यहाँ उसमें से अच्छा खासा 20 क्विंटल खराब हो जाता है, सड़ जाता है। ये है हमारी आज की परिस्थिति। दूसरी बात यह है कि किसानों को प्रॉपर लागत नहीं मिलती। तीसरी बात यह है कि भारत में
किसी भी तरीके से साइंटिफिक पद्धति यूज नहीं की जाती फूड प्रोडक्शन को और बढ़ाने के लिए, राइट। और चौथी एक और बड़ी बात यह है कि भारत में ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी बहुत ज्यादा है। आपको पता है भारत में जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं ना, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, ये खाद्य सुरक्षा प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें खेतों से अनाज निकलता है, फिर वहां से वो एफसीआई के गोडाउन में जाता है, फिर वहां से वो राज्यों में जाता है और राज्यों से वो सरकारी राशन की दुकान तक पहुंचता है। ये जो पूरा सिस्टम है इसको अब सरकार बंद करने जा रही है क्योंकि ये दुनिया का सबसे भ्रष्ट सिस्टम है। यहाँ पर बहुत सारे अनाज की चोरी हो जाती है। अगर भारत ने सिर्फ इन चोरियों को और बर्बादियों को कम कर लिया तब भी हम करोड़ों करोड़ों टन अनाज बचा सकते हैं। आई मीन नॉट टन बट करोड़ों किलो का अनाज आप बचा सकते हो। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया हैज नॉट रिलीज द लेटेस्ट नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस consumption expenditure survey data for 2017-18. As a result, conventional measures of poverty and food consumption are not available for recent year. भारत ने NSSO का डेटा दिया ही नहीं है, जिसके वजह से हमारे पास इस साल की ताजा रिपोर्ट मिली ही नहीं है। Lack of availability of data from this consumption survey has also implications of FAO's POU estimates for India. Right? अब ये जो लैक ऑफ डेटा है उसके वजह से क्या होता है, सही आंकड़े सामने नहीं आते और भारत की एक्चुअल परिस्थिति पता ही नहीं चलती। आपको पता है एक और बात, यमुना नदी के किनारे अभी दिल्ली में 40,000 से ज्यादा गरीब लोग वहां पर शमशान घाट के पास रहने को मजबूर हो गए हैं। ये वो लोग हुआ करते थे जो गुरुद्वारे में, मंदिरों में खाना खा लेते थे, जहां पर मतलब रोज की लंगर रहती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मंदिर गुरुद्वारे भी कोरोना की वजह से बंद पड़े हुए हैं, तो ऐसे में इन लोगों के पास खाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। इसीलिए भारत में इतना आसान नहीं है कोरोना जैसे पेंडेमिक से लड़ लेना, क्योंकि भूख से बड़ा दुश्मन तो और कोई है ही नहीं ना फिर। Because of lack of regular availability of consumption survey data from most countries, the FAO uses supply-wise data on per capita food availability to measure changes in average per capita calorie intake. While this is a reasonable approach, it has become untenable for India because of a large and growing disparity between the supply side data and data फ्रॉम द कंजम्पशन सर्वेज, राइट। मैंने आपको जो बोला वही बातों को ये उजागर कर रहा है। ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि कंजम्पशन का डेटा, यानी खाना खाया गया है, उपभोग का डेटा हमारे पास आ नहीं रहा है, तो उससे बहुत सी चीजें अभी भी ठीक से समझ में नहीं आ रही है। दूसरा ये है कि सप्लाई साइड का डेटा जो है वो कंजम्पशन साइड के डेटा से मैच नहीं कर रहा है, उसमें जबरदस्त गैप है दोनों के बीच में। Not only do the supply side data show a much higher level of the per capita availability of food than the amount of food that is captured to have been consumed in the surveys, even the direction of change between the two does not seem to be consistent. अब देखो इस बात को समझो। सरकार कहती है कि अनाज का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, तो सप्लाई साइड बहुत बढ़िया है। दूसरी तरफ आप लोगों की हालत देखोगे तो वहां जाके देखोगे तो उनकी थाली में आपको खाना नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 100 किलो अनाज सरकार बना रही है, लेकिन लोग 100 किलो खा नहीं रहे, तो बीच में ये कहाँ गायब हो गया भैया? आपने एक्सपोर्ट कर दिया क्या? अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो कम से कम आप पहले डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट पूरी करोगे, उसके बाद ही एक्सपोर्ट करोगे। दूसरा, ये हो सकता है कि बीच में अनाज को गायब करके उसकी कालाबाजारी हो, यस ये हो सकता है, ब्लैक मार्केटिंग। तीसरा ये कि क्योंकि अनाज बन जाने के बाद उसको लोगों तक पहुंचाने की जवाबदारी सरकार की होती है, तो कोल्ड स्टोरेज के इंतजाम अच्छे होने चाहिए, सप्लाई चेन मजबूत होनी चाहिए, तो वो सारी की सारी चीजें खराब है, इस वजह से बना हुआ अनाज भी सड़ रहा है। आपने ऐसी कितनी तस्वीरें देखी होंगी दोस्तों जिसमें अनाज की मंडी में किसान अपने साल भर की मेहनत बोरियों में भर के ले आता है और एफसीआई के गोडाउन में उसको रख दिया जाता है। एक बारिश आती है और पूरे एल्बेस्टर सीरीज को गीला कर देती है और सारा अनाज सड़ा के रख देती है, और उसके बाद सिर्फ एफसीआई के लोग वो लॉस को रिपोर्ट कर देते हैं। दैट्स इट। पूरे किसान की साल भरे की मेहनत आप एक टीन के शेड के नीचे रख देते हो, बारिश आती है और सब धो के रख देती है और पूरा अनाज खराब हो जाता है। जैसे एक बात आप सबको पता होगी कि एक कमाया हुआ रुपया और एक बचाया हुआ रुपया दोनों बराबर होता है, उसी तरीके से
जिस तरीके से आप अनाज पैदा करते हो उस तरीके से अनाज को बचाना भी सीखो। अगर 100 किलो आपने बनाया है तो वो 100 किलो किसी के पेट में जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है भारत में, जो कि हो नहीं रहा है। While the per capita dietary energy supply in India increased by 3.8% between 2011 to 13 and 15 to 17, the consumption survey data that became available through a media leak showed that the average consumption expenditure covering food and other expenses fell by 3.7% between 2011-12 and 17-18। भारत में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी प्रति व्यक्ति जो, जैसे मान लीजिए कि किसी की पगार है 10,000 रुपए पर मंथ, तो उसमें से कितने रुपए का वो अनाज लेकर आता है खाने के लिए। तो मान लेते हैं कि वो 1,000 रुपए का अनाज लेकर आता है खाना खाने के लिए अपने परिवार के लिए, तो अब वो 1,000 की जगह वो 700 रुपए का ही अनाज ला रहा है क्योंकि उसके पास पैसे बचे नहीं है। तो हो ये रहा है कि उसमें लगातार गिरावट आती जा रही है, कमी होती जा रही है। On the whole, withhold of consumption survey data by the government has meant the SOFI continues to use outdated data for variability of food intake, making POU estimates for India untenable. Given these estimates of the एक मिनट ऊपर देखते हैं, हाँ, of the PMF SFI of for India have become particularly valuable. राइट, आगे देखते हैं causes of suffering, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसके कारण देख लेते हैं। The insignificant rise in the food insecurity shown by this data is a clear manifestation of overall economic distress during the period marked by the deepening agrarian crisis। हाँ, सबसे पहली चीज तो ये है कि कृषि इंडस्ट्री में यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्राइसिस चल रहे हैं, किसानों को लागत ठीक से नहीं मिल रही है, किसानों को लोन नहीं मिल रहा है, बारिश बराबर नहीं होती है, फसल कभी कभी बर्बाद हो जाती है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, अभी भी कोई नए साइंटिफिक टेक्निक ढंग से यूज नहीं हो रहे हैं। इन सारी चीजों के वजह से भारत का जो कृषि क्षेत्र है वो काफी मुसीबतों से गुजर रहा है। ये पहला कारण है कि भारत में खाद्य असुरक्षा आती जा रही है। दूसरा, फॉलिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस सेक्टर एंड श्रिंकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। राइट, अलग अलग सेक्टर्स में अभी गिरावट आ रही है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। द लेटेस्ट PLFS data have shown that the unemployment rates in the recent years have been higher than in the last 4 decades। right, भारत में बेरोजगारी पिछले 40 सालों में जितनी नहीं थी उससे ज्यादा अभी हो गई है। अब इसकी सबसे बुरी मार कौन झेलेगा? अंबानी जैसे अमीर लोग? नहीं, सबसे पहले इसकी मार पड़ती है गरीब लोगों पर। कल के मेरे लाइव सेशन में भी मैंने ये बात समझाने की कोशिश की थी कि सबसे पहले बुरा असर पड़ता है वर्कर्स पे और पीजेंट्स पे, उसके बाद अबव पावर्टी लाइन वाले लोग रहते हैं, लेकिन ये अबव पावर्टी लाइन वाले लोग वो होते हैं जो बिलो पावर्टी लाइन से जरा सा ऊपर है, जरा सा ऊपर, यानी अगर इनकी हालत जरा सी भी खराब हुई तो ये एकदम बिलो पावर्टी लाइन में चले जाएंगे। तो कोरोना के वजह से अब इन लोगों को भी बहुत सफर करना पड़ रहा है। अब इसके बाद सीधे मिडिल क्लास लोगों तक बात पहुंच जाएगी, आपके और मेरे जैसे लोग, तो वहां पर वो लोग भी इनसिक्योर हो जाएंगे। तो समय रहते हमको अब इसका कोई ना कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। It is widely believed that the demonetization and introduction of goods and service tax were two prime cause of economic distress during this period। ऐसा माना जाता है कि भारत में जो नोटबंदी लाई गई और जीएसटी लाया गया, इन दोनों चीजों के वजह से भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक खराब हो गई। लेखिका ऐसा बोलने की कोशिश कर रही है। अब आ जाते हैं आज के आखिरी पैराग्राफ में। A sudden imposition of an unprecedented and prolonged lockdown in the wake of COVID-19 pandemic has brought renewed focus on the problem of hunger and food insecurity। अचानक से लगाए गए लॉकडाउन के वजह से और वो लॉकडाउन को आगे बढ़ाते चले जाना उसने भारत में भूखमरी और फूड इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है। विद अ सडन लॉस ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब होता है जिंदगी जीने के लिए रोजी रोटी, जिसको हम बोलते हैं जीविकोपार्जन। राइट, वो रोजी रोटी के इंतजाम जो है वो दिन ब दिन बंद पड़ते जा रहे हैं। अ वास्ट A vast majority of India's poor are faced with increased food insecurity। भारत के बहुतायत लोग फूड इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हैं, हंगर से गुजर रहे हैं
और स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है टोटल भूखमरी, जहां आपके पास खाना है ही नहीं और आप तड़प रहे हो खाने के लिए, इस परिस्थिति पे। अ नंबर ऑफ स्टारवेशन डेथ हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन द मीडिया। भारत में अब स्टारवेशन से मरने वाले लोगों की भी रिपोर्ट सामने आने लगी है। गिवन दिस, these estimates of PMSFI provide an important baseline estimate for the situation before the COVID-19 pandemic. It is critical for India to conduct a national survey on food insecurity to assess the impact of COVID-19 pandemic on food insecurity of different sections of the people. Right? अब ये लास्ट वाले पैराग्राफ में लेखिका ये बोल रही है कि भारत को जल्द से जल्द एक ऐसा सर्वे कराना चाहिए जिससे हमें ये समझ में आए कि भारत के अलग अलग पॉपुलेशन को, अलग अलग क्षेत्रों को फूड इनसिक्योरिटी की समस्या किस हद तक मिली है कोविड 19 के आने के वजह से। मैंने आपको इस एडिटोरियल के शुरुआत में बोला था कि कोरोना ने कितनी बुरी मार मारी है ये तो हमको अगले साल ही पता चलेगा। तो अब ये बोला जा रहा है कि जरा पीछे मुड़ के एक बार देख लो कोरोना ने कितने लोगों को भूखा कर दिया, कितने लोगों की जान ले ली और कितने लोगों में फूड इनसिक्योरिटी लाई है। इसका एक अच्छा सा सर्वे कर लेना चाहिए। राइट, समझ में आ गया आपको, ये क्लियर है। राइट गाइस, तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें से बहुत सी चीजें समझने के लिए मिली और आपको ये समझ में आ रहा है कि भारत में अब ये पेंडेमिक कितना बुरा हम पर असर डाल रहा है। इस तरह की चीजें आपको आरसी के पैसेज में पूछी जाएंगी, क्लोज टेस्ट में पूछी जाएंगी, जम्बल्ड पैराज में पूछी जाएंगी। इसमें से अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको वोकैबुलरी में पूछे जाएंगे। इसी के ऊपर आपकी जीडी आएगी, इसी के ऊपर आपका एसे राइटिंग कंपटीशन भी होगा। यहां तक कि इंटरव्यू में भी आपसे इस तरह के मुद्दों के ऊपर सवाल किए जा सकते हैं। स्पेशली वो बच्चे जो अब आईसीआईसीआई की जीडी के लिए जा रहे हैं वो द हिंदू का मेरा एडिटोरियल सेशन जरूर अटेंड करें, क्योंकि बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिसके ऊपर उनको जीडी में बोलने के लिए अच्छा मसाला मिलने वाला है। तो आई होप यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हुई। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स थ्रेड में जरूर लिखें। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले। राइट, इतना कर दीजिए यार प्लीज। अब ये कोशिश करिए कि आप अगर किसी भी प्रकार के डाउट पूछना चाहते हैं या हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो YouTube पे अपने कमेंट्स बिंदास लिखिए, उसके ऊपर जरूर मैं गौर फरमाऊंगा। जाने से पहले आपको एक दो अपील और कर देता हूं कि करंट अफेयर की एक शानदार सीरीज बहुत जल्दी मैं शुरू करने वाला हूं और आज से यानी 24 अगस्त से शाम को 6 बजे से 2 सितंबर तक लगातार मेरे 6 अलग अलग लाइव सेशन होने वाले हैं YouTube पर। उसकी लिंक मैं आप सबको टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी पर देता चलूंगा और साथ ही साथ जितने बच्चे मुझसे ब्रॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं उन सबको मैं उनकी लिंक देता चलूंगा। ये 6 सेशन में मैं फरवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर्स कवर करवाने वाला हूं विद वन ऑफ द मोस्ट अपडेटेड न्यूज एंड क्वेश्चंस। राइट, तो आपके लिए आने वाले दिन में ऐसा बहुत कुछ है जो शानदार प्रिपरेशन में मैं देने वाला हूं। इसीलिए ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, सारे लेक्चर्स को एंजॉय करिए और नोट्स बनाते रहिए। ऑल राइट गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड जाने से पहले जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं, ये है मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक। इस लिंक पर जाइए और करंट अफेयर से जुड़ी हुई सारी चीजें आज ही उसका एडवांटेज लीजिए। आपको रिमाइंड करा दूं, आज शाम को 6 बजे से लेकर 2 सितंबर तक मेरे 6 लाइव सेशन होने वाले हैं। शाम को 6 बजे यूट्यूब पर, ज्ञानबाजी पर नहीं, एक दूसरे यूट्यूब चैनल पर होने वाले हैं और उसकी लिंक मैं आज से ही मेरे स्टेटस पर और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी पर आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन करें और शाम के लाइव सेशंस को जरूर 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 अटेंड करें। राइट, ये जानकारी आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, मैक्सिमम लोगों का इससे भला करने की कोशिश करिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। कल फिर मिलते हैं यूट्यूब पर किसी और द हिंदू के शानदार एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। तब तक आप अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक्स एंड बाय बाय।